हेलो फ्रेंड्स, अनुष्का एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है, तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है प्रियम्बल या प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं हम। प्रस्तावना की अगर बात करें तो कई जो विद्वान हैं वो प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहते हैं, संविधान की भूमिका कहते हैं, संविधान का सार कहते हैं, इसे उद्देशिका भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए एक ही टर्मिनोलॉजी है, वो है प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका के संविधान में अपनाया गया है। ठीक है, और जबकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव पर यह प्रस्तावना आधारित है। इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। साथ ही जो संविधान विशेषज्ञ थे एक N.A. पालकीवाला, उन्होंने इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, जो हमने संविधान सभा जब हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था। प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रस्तावना जो है वो इस प्रकार से है, प्रस्तावना का जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग। अब देखिए, ये प्रस्तावना जब हम पढ़ेंगे या प्रस्तावना जब हम तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसका एक एक शब्द जो है वो हमारे लिए एक प्रश्न लेकर के आता है एग्जाम में, और जिसे हमें उसकी व्याख्या जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अब ये देखिए, ये जो शब्द बोल्ड कर रखे हैं इनको अच्छे से देखें। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब इसमें न्याय की बात होगी तो 3 प्रकार का न्याय ध्यान रखें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात होगी तो न्याय जो है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। अभी एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आरपीसी ने पूछा था कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की है? वो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। जस्टिस जो है वो 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जबकि जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो कितने प्रकार की है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समानता जो है, इक्वलिटी है, इक्वलिटी जो है वो कितने प्रकार की है? इक्वलिटी इसमें 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट। ठीक है, ये जो प्रस्तावना है इसमें खास तौर से जो है वो 3 तरह का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और 2 प्रकार की इसके अंदर समानता है, समानता या समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, अगर संवत कैलेंडर देखें आप अगर तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत की बात हो रही है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है हमारी प्रस्तावना की जो विषय वस्तु वो इस प्रकार से है। अब इसमें इसकी शब्दावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो ये है
कि एक तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना के जो तत्व है वो हमें देखने होंगे। प्रस्तावना के जो तत्व है वो 4 तत्व है। प्रस्तावना के जो तत्व है वो है 4 प्रकार के जो तत्व है वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले तो संविधान को अधिकार कहां से मिल रहे हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं एक बार। लिख लेते हैं इसको एक बार, प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व, पहला, संविधान के अधिकारों का स्रोत। दूसरा, भारत की प्रकृति। नेचर ऑफ इंडिया, यानी भारत की शासन प्रकृति। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। ठीक है, और चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। ये 4 चीजें हैं। प्रस्तावना के जो तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है, वो 4 चीजें हैं। प्रस्तावना में मुख्यतः जो है इन 4 बातों पे जोर दिया गया है। संविधान के अधिकारों का जो स्रोत है वो क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। प्रस्तावना की देखो शुरुआत में ही हम देख सकते हैं कि हम भारत के लोग, लास्ट में देखते हैं इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों ने किया है। संविधान का निर्माण किसने किया है? हम भारत के लोगों ने किया है, और संविधान भारतीय लोगों की इच्छा का परिणाम है। संविधान का निर्माण किसने किया है? हम भारत के लोगों ने किया है, और संविधान भारतीय लोगों की इच्छा का परिणाम है। ये ध्यान है, संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया है, बल्कि किसने किया है? संविधान का निर्माण भारतीय लोगों ने किया है। तो संविधान के अधिकारों का स्रोत क्या है? भारत की जनता। संविधान के अधिकारों का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग या भारत की जनता। और संप्रभुता किस में निहित है? भारत की संप्रभुता जो है वो जनता में निहित है। ठीक है। दूसरा है भारत की प्रकृति। भारत की जो प्रकृति है वो कैसी है? हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत एक संप्रभु देश है। ठीक है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणतंत्रात्मक है। अगर प्रकृति की बात करें तो संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। सोवरेनिटी जो किसमें है? भारत की जनता में है। दूसरा, समाजवादी देश। अब ये ध्यान रखें, समाजवादी, हम भारत जो है वो चीन की तरह साम्यवादी देश नहीं है, न ही रूस की तरह साम्यवादी या समाजवादी देश है। भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। भारत जो है न तो पूरी तरह से पूंजीवादी है और न ही पूरी तरह से, दुनिया में 2 तरह की विचारधाराएं होती है, एक समाजवादी विचारधारा और एक साम्यवादी विचारधारा और एक पूंजीवादी विचारधारा। तो भारत पूरी तरह से पूंजीवादी भी नहीं है और पूरी तरह से साम्यवादी भी नहीं है। साम्यवादी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, भारत जो है वो कैसा है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित एक देश है। ठीक है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो समाजवाद, और ये समाजवादी शब्द जो है ये मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में इसका जिक्र नहीं था। इसका जो जिक्र है वो जब इसको शामिल किया गया तो बाद में शामिल किया गया, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसमें शामिल किया गया। इसके बाद में भारत क्या है? संप्रभु है, यानी संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये भी बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। गणराज्य। गणराज्य का जो अर्थ होता है वो मैंने आपको समझा दिया है कि राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का पद वंशवाद पर आधारित न होकर के जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? गणराज्य व्यवस्था या गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं।
लोकतंत्र भारत में जो है वो किस प्रकार, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। तो भारत में जो है वो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, क्योंकि भारत में जनता द्वारा चुने हुए लोग, जनता को का प्रतिनिधि करने वाले लोग जो है वो शासन करते हैं, ठीक है। इसलिए भारत में क्या है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पंथ निरपेक्ष या इंग्लिश में कहते हैं सेकुलर, भारत जो है सेकुलर स्टेट है, यानी संविधान का अपना कोई धर्म नहीं है तथा संविधान सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। समाजवाद के बारे में बता दिया। संप्रभुता, संप्रभुता जो है वो किसमें निहित है, जनता में निहित है। इस प्रकार भारत की प्रकृति को समझा जा सकता है प्रस्तावना के अनुसार। संविधान के उद्देश्य क्या क्या है, तो संविधान के जो उद्देश्य हैं मैंने बताया आपको। संविधान के उद्देश्य में न्याय प्राप्त, लोगों को न्याय दिलाना। न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। कौन कौन सा न्याय? 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, धर्म, विश्वास, उपासना, ठीक है। इस प्रकार की 5 जो स्वतंत्रता मैंने आपको बताई थी प्रस्तावना में, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। तो और समानता की अगर बात करें तो समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। मैंने जिक्र किया था, देखिए आप 3 प्रकार के जो न्याय है, 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, और 2 प्रकार प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम बात कर रहे थे प्रस्तावना के अनुसार संविधान के जो उद्देश्य हैं, तो एक लोगों को न्याय दिलाना, समानता दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, ठीक है, और बंधुता की भावना को, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, बंधुता की भावना को बढ़ाना। चौथा जो प्रस्तावना का तत्व है वो है संविधान लागू होने की तिथि। तो संविधान लागू होने की तिथि प्रस्तावना के अनुसार 26 नवंबर 1949 है, ठीक है। पूर्ण रूप से भले संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन कुछ अनुच्छेद, लगभग 15 अनुच्छेद जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही जो है वो लागू कर दिए गए थे। इस प्रकार जो है प्रस्तावना के जो तत्व है उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। वापस आ जाते हैं प्रस्तावना पे। प्रस्तावना के शब्दों को अगर विस्तार से समझे हम, प्रस्तावना के जो तत्व या शब्द हैं इनको अगर विस्तार से, तो सबसे पहले संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? देखिए, संप्रभुता का अर्थ होता है कि किसी राज्य की स्वायत्ता। राज्य के 4 तत्व होते हैं। ये हमने जो पहली जो क्लास थी हमारी उसमें भी हमने देखा था कि राज्य के 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो संप्रभुता होती है, यानी कोई भी देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आंतरिक और बाह्य दृष्टि से क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। वह अपने सभी निर्णय स्वयं लेता हो, यानी आंतरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस देश की जनता जो है उस देश के कानूनों या उस राज्य के कानूनों की पालना अनिवार्य रूप से करती हो, तथा सीमाओं के बाहर कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्वहन बिना किसी दबाव के स्वतंत्र होकर के करता हो। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं संप्रभुता। ऐसी अवधारणा को हम कहते हैं संप्रभुता। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत एक डोमिनेंट स्टेट बना था। यद्यपि भारत स्वतंत्र हो गया था, परंतु हमारी शासन व्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है उसके प्रावधानों के तहत थी। इस प्रकार 15 अगस्त को भी भारत जो है वो स्वतंत्र संप्रभु नहीं था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत जो है वो एक संप्रभु राष्ट्र बनेगा, क्योंकि इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, ठीक है। वर्तमान में लगभग सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्देशों का पालन करना होता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव को भी मानना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश संप्रभु नहीं है। जब हालांकि हाँ, यूएनओ के जो नियम है वो मानने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देश जो है यूएनओ के संप्रभुता को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दबा के रखता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था समाजवाद। भारत एक समाजवादी देश है, परंतु हमारा समाजवाद साम्यवाद से बिल्कुल अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह हिंसक क्रांति का समर्थन नहीं करता है, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव का समर्थन करता है, जिसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो भारत और समाजवाद शब्द जो है ये शब्द 42वें संविधान संशोधन, पंथ निरपेक्षता, इंग्लिश में एक ही शब्द है सेक्युलर। हिंदी में भले आप पंथ निरपेक्षता कह दो या धर्म निरपेक्षता कह दो, लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है सेकुलरिज्म, ठीक है। भारत एक सेकुलर स्टेट है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय कोई धर्म, संविधान का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में विधि का शासन है और विधि के सामने सभी लोग समान है। धर्म के आधार पर राज्य किसी प्रकार का भारत जो है वो भारत के संविधान जो है वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। और वैसे भी जो धर्मनिरपेक्षता की बात जो होगी प्रस्तावना के अलावा हम मूल अधिकारों में भी पढ़ेंगे, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लोकतंत्र, भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, ठीक है। गणराज्य, इसका जिक्र हम कर ही चुके हैं कि राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं हो, बल्कि क्या हो, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो। वंशानुगत नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा, जहां वंशानुगत नहीं होता है वो व्यवस्था क्या कहलाती है, वो रिपब्लिक स्टेट कहलाता है या गणराज्य कहलाता है। तो ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में भले लोकतंत्र है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है, किंतु वहां गणराज्य नहीं है, बल्कि वहां क्या है, लोकतांत्रिक राजतंत्र है या संवैधानिक राजतंत्र है, ठीक है।
चीन लोकतंत्र नहीं है क्योंकि वहां शासन जनता की भागीदारी नहीं है शासन में, परंतु वह गणतंत्र है क्योंकि वहां वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, वहां राष्ट्रपति का या राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव जो है वो होता है। ठीक है, भारत, अमेरिका, फ्रांस ये सभी क्या है, लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। न्याय की बात अगर करें तो न्याय की बात अगर करें, मैंने आपको बताया 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि सामाजिक न्याय ऐसा समाज जिसमें धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, रंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, उसे कहते हैं वहां जो है उससे कहते हैं सामाजिक न्याय की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, समाज में समानता हो, समाज सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों और आडंबरों से बिल्कुल मुक्त हो, व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो, अपने ऐसी अवस्था को हम कहते हैं सामाजिक न्याय कहते हैं। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय से तात्पर्य होता है संसाधनों का न्यायपूर्ण और समान वितरण। संसाधनों का वितरण इस प्रकार से हो जिससे कि कहीं भेदभाव नहीं हो। ठीक है, लोगों को अपना आर्थिक विकास करने की आजादी हो, स्वतंत्रता हो, साथ ही बुनियादी आवश्यकताएं जो पूरी हो और जो धन का केंद्रीकरण नहीं हो, जो हम जैसा कि हम नीति निर्देशक तत्वों में भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था न्यूनतम आवश्यकताएं जो है वो पूर्ण होती हो, ऐसी इस प्रकार के न्याय को हम कहते हैं आर्थिक न्याय कहते हैं। राजनीतिक न्याय की अगर बात करें तो चुनाव लड़ने की आजादी हो, चुनाव लड़ने में कोई भेदभाव नहीं हो, मतदान में कोई भेदभाव नहीं हो, चुनाव में धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं हो। ठीक है, जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके जो है चुनाव हो। ठीक है, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस प्रकार का जो न्याय होता है उसे हम कहते हैं राजनीतिक न्याय। अब एक और स्वतंत्रता की अगर बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, तो सबसे पहले बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता किसे कहते हैं? तो स्वतंत्रता जो है वो होती है एक ऐसी अवस्था जिसमें जो जहां करने योग्य कार्य किए जाते हो, ऐसी अवस्था जिसमें करने योग्य कार्य किए जाते हो, या जो है जो अनावश्यक प्रतिबंध नहीं हो, राज्य द्वारा अनावश्यक या संविधान द्वारा अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हो। इस प्रकार की जो अवधारणा है उसे हम स्वतंत्रता कह सकते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हो, यानी रोक टोक की अनुपस्थिति हो, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर भी प्रदान किए जाए। स्वतंत्रता एक सकारात्मक अवधारणा है। हम ये कह दें कि स्वतंत्रता जो है वो जो प्रतिबंधों का अभाव ही या पूर्ण स्वच्छंदता ही स्वतंत्रता है, तो ये गलत है। आवश्यक प्रतिबंध होने चाहिए, सकारात्मक प्रतिबंध होने चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता एक सकारात्मक अवधारणा है। जैसा कि टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन ने कहा है कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्य, ऐसे कार्य जो कार्य करने योग्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही वही स्वतंत्रता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी, मैंने जैसा कि आपको बताया, कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई यानी संविधान की सीमाओं के, संविधान के दायरे के भीतर रह करके कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं का या अपने अधिकारों का उपयोग करता है ना। तो इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट होता है उसे स्वतंत्रता कह सकते हैं। समानता भी एक स्वतंत्रता के समान एक ऐसा एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। समानता का अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए, सीधी सी बात है कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। इस प्रकार का, अब एक ही चीज ध्यान रखें आप समानता या इक्वलिटी में, कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, विशेषाधिकारों की जो अनुपस्थिति होती है और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। संविधान में, प्रस्तावना में जो समान 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तीसरा अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है प्रस्तावना का या महत्वपूर्ण शब्दावली है वो है बंधुत्व। ठीक है, फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है, भाईचारे की भावना। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। संविधान में एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को जो है प्रोत्साहित किया गया है। मौलिक कर्तव्य भी वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। जो बंधुत्व जो है, ये भी बंधुत्व या भाईचारा जो है प्रस्तावना में कहा गया है बंधुत्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बंधुत्व का अर्थ होता है जो भाईचारे की भावना का विकास करना या भाईचारे की भावना के साथ जो है वो सभी जो है एक साथ रहना, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे बंधुत्व कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं अपन, जो तो रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। प्रस्तावना के बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है, मोटा मोटी कि संविधान की जो उद्देशिका है उसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रस्तावना। प्रस्तावना में न्याय की बात की गई, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। ठीक है, प्रस्तावना के जो तत्व है मैंने आपको बता दिए। प्रस्तावना, अब एक हमारे सामने सवाल आता है, हाँ एक चीज और ध्यान रखें कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया कि नहीं किया गया। तो प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया, जो मैंने यहाँ पे पीपीटी में मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार किया गया है, और प्रस्तावना में संशोधन जो किया गया वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया है, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, मैं इसमें मेंशन कर देता हूं, प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं। प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं, देखिए आप, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 जो शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, एक बार। ठीक है, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, और इसके तहत जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो 3 नए शब्द जोड़े गए। हो गया। तो इस प्रकार जो है वो हमने देखा कि प्रस्तावना जो है वो, प्रस्तावना में 3 जो नए शब्द जोड़े गए वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए। अब एक सवाल हमारे लिए बनता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आप ये ध्यान रखें, ये जो सबसे, ये कौन तय करेगा, तो ये न्यायपालिका तय करेगी। तो सबसे पहले ये जो मामला आया था न्यायपालिका के सामने, वो बेरूबाड़ी संघ वाद जो था एक 1960 वाला, उसमें आया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इसके बाद में 1973 का जो केशवानंद भारती केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह अनुच्छेदों की भांति, जो अन्य भाग है, अन्य अनुच्छेद है, उनकी भांति प्रभावी नहीं है। ठीक है, यह है क्योंकि यह न तो संसद को किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करती है और न ही संसद की शक्ति पर कोई अंकुश लगाती है, उसको नियंत्रण करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, तो प्रस्ताव वर्तमान में यह माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आज हमने जो संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रस्तावना, वो कंप्लीट किया है। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट हो, कोई संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। कोई आपके मन में सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।